नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और बड़ी खबर आपको रामगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर रामगढ़ में इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी रामगढ़ से, जहां पर रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई। मुरबंदा तालाब में नहाने के दौरान तीनों छात्र डूबे थे। रजरप्पा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है, जहां तीनों छात्रों के डूबने की जानकारी मिलते ही हजारों लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों छात्रों के शव बाहर निकाले और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और रामगढ़ से हमारे सहयोगी जावेद खान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जी, अभी तीनों शवों को सदर अस्पताल रामगढ़ में रखा गया है। परिजनों का आने का इंतजार किया जा रहा है। दरअसल घटना सुबह में हुई है। तीनों छात्र जो हैं रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज मुरबंदा में 3rd ईयर के छात्र थे और तीनों लॉज में रह के यहाँ पर पढ़ाई कर रहे थे। आज चूंकि संडे था तो आज नहाने के लिए मुरबंदा तालाब में आए और गहरे पानी में पहले एक डूबा, उसके बाद दूसरा तीसरा बचाने के क्रम में तीनों डूब गए। बाद में एक महिला जो तालाब के किनारे ही बैठी थी उसने हो हल्ला मचाया। उसके बाद यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटे। रजरप्पा थाना पुलिस यहाँ आई और स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकाला गया और उन्हें सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल, चलिए जावेद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। तो रामगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की मौत नदी में डूबने की वजह से हो गई। फिलहाल तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। और बड़ी खबर आपको गोड्डा से बता रहे हैं, जहां पर नगर थाना क्षेत्र में जमनी नदी किनारे पुलिस ने 2 नवजात का शव बरामद किया है। जहां एक नवजात का शव नदी के एक छोर पर मिला तो वहीं दूसरा उससे 100 मीटर की दूरी पर। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह करीब 5 बजे 2 युवक बाइक से यहां आए थे और नवजात के शव को फेंककर भाग गए। स्थानीय लोगों ने उनका पीछा भी किया, लेकिन तब तक दोनों फरार हो चुके थे। इधर पुलिस ने शव की छानबीन शुरू की तो पता चला कि शव पर चिपकाए गए टैग पर अलग अलग जन्म तिथि लिखी थी। एक बच्चे का जन्म 1 मई को हुआ था तो वहीं दूसरे का जन्म 4 मई को। एक की मां का नाम टैग के मुताबिक पूनम कुमारी है तो वहीं दूसरी की मां का नाम ज्योति कुमारी था। आशंका जताई जा रही है कि गुमराह करने के लिए दोनों के नाम और तारीख जो हैं वो बदल दिए गए होंगे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में फिलहाल जुट गई है। ये वाला तो कौन रख के गया, ठीक है, नहीं पता है। लेकिन वो वाला में 2 लड़का आया था एक बाइक से, तो लड़का लोग 2-3 लड़का देखे भी हम लोग। तो उसको बुलाया, आवाज दिया, नहीं तो पूरा स्पीड से वो भाग गया। किधर भागा वो? मतलब वो इधर से पुल पे चढ़ा और इधर पुल से ही सामने। जब वो लड़का बाइक से आया था और कुछ कपड़ा में लाया था, यहाँ रख के जाने लगा तो उसको गांव का लोग दौड़ाया, लेकिन वो लोग मोटरसाइकिल लेके भाग गए। स्पष्ट नहीं होने पाया कि कहाँ का लड़का है। तो दोनों एक ही लड़का रखा होगा या दोनों अलग अलग आया होगा? अब तो उन लोग रोड के ऊपर में देखे, मैंने रख कर जाते हुए देखे थे उन लोग। अच्छा, तब उसको दौड़ाया कि भाई क्या ये लोग रख के जा रहा है। अच्छा, तो उसके बाद 4 समय हल्ला हुआ कि एक ही लड़का, जैसे गांव के लोग बताए कि एक ही बच्चा यहाँ मरा हुआ है। तो कुछ देर के बाद पता चला कि नहीं, एक नदी के बीच में भी रखा हुआ, दोनों का सेम लिखा, दोनों में आपका पुर्जी लगा हुआ। एक में 1-5 का डेट दिया हुआ और एक में 4-5 का डेट दिया। और देखिए, सरायकेला की आदित्यपुर थाना पुलिस को ब्राउन शुगर कारोबार के खिलाफ एक और सफलता मिली है। पुलिस ने 32 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए तस्करों का नाम सादिक अंसारी, जाकिर हुसैन और सद्दाम हुसैन है। इनमें से 2 पहले भी ब्राउन शुगर के धंधे में जेल जा चुके हैं। सादिक अंसारी मुख्य सप्लायर है, जो माल खरीदकर जाकिर और सद्दाम के जरिए मुस्लिम बस्ती में बेचता था। इनके पास से 2600 रुपए नगद, स्कूटी और मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। स्कूटी चालक को चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के रोकने पर थोड़ा वो घबराया हुआ था, नाम पता ठीक से नहीं बता पा रहा था। उसी में जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके बॉडी पर से उसके वॉलेट में जो कुछ ब्राउन शुगर जैसा सब्सटेंस मिला।
वही देखिए, गैस सिलेंडर की दर में 50 रुपए की बढ़ोतरी पर झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि पहले पेट्रोल और डीजल की दर में बढ़ोतरी और फिर खाद्य पदार्थों की दर में इजाफा और उसके बाद गैस सिलेंडर की दर में बढ़ोतरी ने केंद्र की मंशा को साफ कर दिया है और आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए ईडी से लेकर सीबीआई और सांप्रदायिकता का मुद्दा उछाला जा रहा है। स्वाभाविक तौर पे ये प्रधानमंत्री का एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि खाद्य सामग्री महंगी हुई तो हमने गैस भी महंगा किया, तो अब देश की जनता भूखे मरो, हम विदेश घूमेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम जुमला बोलेंगे और देश की जनता को इन महंगाई के मुद्दों से डाइवर्ट करते हुए ईडी और इनकम टैक्स के बातों पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करते हुए इनको दिग्भ्रमित कर देंगे। और झारखंड में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा और उनके परिजनों की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई हैं। ईडी जांच में मिले दस्तावेज और करोड़ों रुपए की बरामदगी के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सीए सुमन कुमार को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है और आज से ईडी सुमन से पूछताछ शुरू करेगी। ईडी जांच को लेकर जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार। झारखंड में पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा पर ईडी की छापेमारी के बाद लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। 37 घंटे तक चली इस जांच के बाद कई ऐसे दस्तावेज उनके आवास से लेकर उनके कई ठिकानों से मिली है जो आने वाले समय में इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। सीए सुमन कुमार को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है और उनसे पूछताछ आज से शुरू हो जाएगी। पूछताछ के दौरान इस बात की पड़ताल करने की कोशिश होगी कि कैसे उनके पास इतनी बड़ी राशि थी और जो राशि उनके पास से बरामद की गई है उसमें पूजा सिंघल, उनके पति, उनके परिवार के दूसरे सदस्यों की कितनी बड़ी भूमिका है और ये सारी चीजें समय के साथ आगे बढ़ती चली जाएगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि जो राशि मिली है, जो दस्तावेज मिले हैं, जिस तरह के कंपनी का उल्लेख किया जा रहा है और उसमें बहुत सारे परिवार के सदस्य भी डायरेक्टर हैं, तो ये बात सामने आ चुकी है कि कैसे, चाहे वो मनरेगा की बात करें या दूसरे सोर्सेस से भी बात करें, जो पैसे इस कंपनी में लगाए गए हैं वो आखिर कहां से आए थे, कैसे आए थे, उसमें आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल का कितना बड़ा योगदान है, उनके पति का कितना बड़ा योगदान है और ये सारी चीजें कितने दिनों से चली आ रही थी। जो कागजात मिले हैं उन कागजातों से कैसे पूजा सिंघल और उनके परिवार के सदस्य फंसते हुए नजर आ रहे हैं, ये समय दर समय इसका खुलासा होता चला जाएगा, क्योंकि जब 5 दिनों तक ईडी की टीम सीए से पड़ताल करेगी तब एक एक खुलासे होंगे और एक एक ऐसा मामला सामने आएगा जो शायद झारखंड के इतिहास के लिए एक बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और इसी बीच बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर सीए सुमन कुमार को ईडी ऑफिस लाया गया है। तो ये बड़ी खबर रांची से, जहां पर सीए सुमन कुमार को ईडी ऑफिस लाया गया है। ईडी के जोनल ऑफिस में सुमन से फिलहाल पूछताछ की जाएगी और ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर सुमन को लिया है। आपको बताते चले कि सुमन के घर से 19 करोड़ 31 लाख रुपए बरामद किए गए थे और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज भी यहां पर ईडी ने जब्त किए थे। पूछताछ में कई बड़े खुलासे यहां पर हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रांची से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, देखिए अब सुमन कुमार को 5 दिनों के रिमांड पर लिया गया है। किस तरह से कार्रवाई जो है वो अब आगे बढ़ेगी, क्या क्या सवाल होंगे, किस तरीके से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि इस दौरान कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से सुमन कुमार के घर से ये जो संपत्ति बरामद हुई है, जो बेनामी संपत्ति है और खासकर जो ये करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उसके सोर्स को पता लगाने के लिए ईडी के अधिकारी जो है वो मशक्कत कर रहे हैं और यही वजह है कि ईडी ने 10 दिनों की रिमांड अवधि की मांग की थी। हालांकि जज, जो स्पेशल जज है, उनकी तरफ से 5 दिनों की रिमांड अवधि दी गई है। तो फिलहाल इन 5 दिनों का
पूरी तरह से जो ईडी के अधिकारी हैं वो भरपूर इस्तेमाल करना चाहेंगे और लगातार जो कई अधिकारी इसके लिए दिल्ली से भी टीम आई हुई या फिर हरियाणा से, वो उसके अधिकारी सुमन कुमार से पूछताछ करेंगे कि आखिर ये पैसे कहाँ से आए और ये संपत्ति अर्जित करने का उनका सोर्स क्या था, आखिर ये पैसे किसने दिए। क्योंकि अब तक जो सुमन कुमार ने बताया है, हमारी से भी बात हुई तो साफ तौर से यही कहना है कि ये पैसे उसके हैं, लेकिन जो जानकारी है इसके पीछे एक बहुत बड़ा खेल है और उसी खेल को उजागर करने के लिए ईडी के अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। तो कई सफेद पोश के नाम की भी जो गहमा गहमी है, जो उनके नाम है वो भी उछल रहे हैं और कहीं ना कहीं कहा जाए तो नक्सल जो है वो उन अधिकारियों तक पहुंचने की है और इसी कोशिश की जा रही है कि ताकि इनपुट जो मिले उस आधार पर आगे की कार्रवाई की जाए और जो सफेद पोश चेहरे जो अब तक पर्दे के पीछे हैं उनके चेहरे को बेनकाब किया जाए। तो इन तमाम चीजों को लेकर ईडी अभी फिलहाल पूछताछ कर रही है और ये हो सकता है कि इन 5 दिनों में कई बड़े खुलासे हो सके और ईडी की कार्रवाई और झारखंड सहित देश भर के और ठिकानों पर हमें देखने को मिले जहां पर ईडी की टीम अपनी दबिश बनाती है और कई लोगों को फिर से अपने हिरासत में लेकर और इस पूरे मामले के भंडाफोड़ कर सकती है और इस पूरे नेक्सस के मकड़ जाल को तोड़ने में ईडी को सफलता मिल सकती है। जी ओम प्रकाश, देखिए छापेमारी के दौरान जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले उनकी भी पड़ताल की जाएगी, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से क्या कुछ सामने आ सकता है? जी, जाहिर तौर पर जो भी सॉफ्ट कॉपी में मिल चुके हैं, जो ईडी के टीम के पास भी हैं, जो लगातार उन पर इन्वेस्टिगेशन भी किया जा रहा है और उन्हीं जो तथ्य हैं, जो डिजिटल इक्विपमेंट गैजेट्स मिले हैं जिनमें ये जानकारियां सामने आई कि कई संपत्तियां मिली हैं, करीब 150 करोड़ की संपत्ति अब तक जो सूत्रों के हवाले से छनकर बातें सामने आई, उसमें इन्हीं डिजिटल गैजेट्स में वो संपत्ति का ब्यौरा मिला है, कुछ दस्तावेज भी मिले हैं, उनमें भी संपत्तियों का ब्यौरा मिला है। तो इस चेहरे अगर देखा जाए तो इस पूरे खेल में बहुत कुछ छिपा है। एक डायरी भी मिलने की बात आ रही है जिसमें कि कई लोगों के नाम है, तो ऐसे में उन लोगों तक पहुंचना, इन तथ्यों के सहारे जो सुमन कुमार है उनसे पूछताछ करने में कई जानकारियां सामने आ सकती है। क्योंकि अब तक जो सुमन कुमार कह रहे थे ईडी के लोगों से, वो ईडी के पास उन तथ्यों को जो उन्होंने जांच की थी उस दरमियान जो डॉक्यूमेंट मिले थे, अब उनका अध्ययन करीब करीब किया जा चुका है और कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों को मिलाकर उससे पूछताछ की जाएगी। तो ऐसे में बिल्कुल, चलिए ओम प्रकाश, अब देखने वाली बात होगी कि इन 5 दिनों के रिमांड में किस तरीके से पूछताछ की जाती है और क्या कुछ खुलासे जो है वो सामने आते हैं। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियां देने के लिए। और देखिए, वहीं सीए सुमन के साम्राज्य के बारे में धीरे धीरे खुलासे जो है वो सामने आ रहे हैं। सीए के घर और दफ्तर के पते पर दर्जन भर से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। सीए सुमन के भाई पवन कुमार सिंह कई कंपनियों के निदेशक के तौर पर तैनात हैं। इनमें आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की रिश्तेदार सिपिका और कमलेश सिंघल भी निदेशक हैं। लॉक्सोडाइन सर्विसेज, राधेश्याम फायरवर्क्स एलएलपी, लॉक्सोडाइन फाउंडेशन, श्री साथी फाइनेंस, राधेश्याम एक्सप्लोजिव प्राइवेट लिमिटेड जैसी कई कंपनियां उनके पते पर रजिस्टर्ड हैं। और अब इस खुलासे के बाद ईडी की टीम आज से 5 दिनों तक सुमन से हर राज जानने की कोशिश करेगी। और वहीं मनरेगा घोटाले में ईडी की कार्रवाई के बाद सीएम का नाम जबरन घसीटे जाने का आरोप लगाते हुए जेएमएम ने रांची के बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं ने झंडे बैनर लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर सीएम को जबरन फंसाने का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने ईडी की कार्रवाई में किसी भी भूमिका से इनकार किया है। रांची में जेएमएम के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे सहयोगी अविनाश कुमार ने। झारखंड की राजनीति अब सड़क पर उतर आई है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता ईडी छापेमारी के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लिए जाने को लेकर जो दबाव बनाया जा रहा है, जो कथित दबाव की बात सामने आ रही है, उसी के तहत प्रोटेस्ट करने पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो जिलाध्यक्ष हैं वो यहाँ हैं, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं
वो यहाँ पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीजें चल रही हैं। हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने की जो साजिश है, इसको कार्यकर्ता कभी भी मान्य नहीं देगी। और आपको लग रहा है कि दबाव बनाया जा रहा है नेता के नाम लेने के लिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि केंद्र सरकार का जो एजेंसियां है, केंद्र की ओर से दबाव दिया जा रहा है, झूठ मूठ के आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा किसी भी महीने में उसकी बर्दाश्त नहीं करेगा। भाजपा के लोग अगर सीए पूजा सिंघल का सीए गिरफ्तार होता है तो उसको प्रेस डालते हैं कि आप हेमंत सोरेन का नाम लीजिए, सीएम का नाम लीजिए, कि ये पैसा उनका है। इस तरह से ये गुंडागर्दी पर उतर आई है और साजिश करने पर उतर आई है, जिसका हम कड़े शब्दों में झारखंड मुक्ति। देखिए, ये जेएमएम के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त सड़क पर उतरे हैं। तो ये एक प्रोटेस्ट जो लगातार राजनीति हो रही थी, उस राजनीति को आगे बढ़ाती हुई अब ये राजनीति नहीं, अब ये सड़क पर ये राजनीति आ गई है। अब तक सिर्फ बयानबाजी हो रही थी, दोनों तरफ से बयानबाजी की जा रही थी, लेकिन अब जेएमएम सड़क पर उतर आई है और सड़क पर उतरने के बाद सबसे पहले बीजेपी प्रदेश कार्यालय के बाहर ये प्रदर्शन किया गया है। जेएमएम के जो जिला कमेटी है, जिला कमेटी के द्वारा ये प्रदर्शन आयोजित था, इसलिए कोई भी जो पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चेहरे यहाँ देखने को नहीं मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि झारखंड के संदर्भ में वर्तमान सरकार, हेमंत सोरेन सिंह की सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, दिशाहीन सरकार है, कुव्यवस्था है, कुशासन है। और इन बातों को हमारे नेता, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे बीजेपी के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री सब उठाते रहे हैं कि झारखंड आज गलत दिशा की ओर चल पड़ा है। तो बीजेपी ने कहा कि यहाँ कहीं से भी कोई बीजेपी का कोई रोल नहीं है, किसी तरह की कोई भूमिका नहीं है और बीजेपी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो जेएमएम का जो जुलूस है, जो प्रोटेस्ट है, वो वापस लौट चुका है। और यहाँ जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता के साथ बाहर बड़ी संख्या में पुलिस के जो जवान और अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने अब राहत की सांस ले ली है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।